हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद भी दोस्तों नहीं सुधरा, ट्रॉफी चुरा कर ले जा रहा था पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम को बहलाने की थी बहुत बड़ी साजिश। बताएंगे आपको, चोरों की तरह एशिया कप ट्रॉफी को मैदान से बाहर भिजवाया, पाकिस्तान ले जाने की थी बड़ी तैयारी। दोस्तों बताएंगे आपको, तुरंत बीसीसीआई ने ले लिया बहुत बड़ा फैसला। दोस्तों बताएंगे आखिर पाकिस्तान ले जाकर क्या करने वाले थे इस ट्रॉफी के साथ। दोस्तों उधर पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर के 3 बड़े शहरों में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अभी भी विकराल रूप लेती नजर आ रही है। दोस्तों पीओके में सरकार के खिलाफ भारी प्रदर्शन हुआ है, जहां आर्मी काफिले पर पथराव की बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तानी फौज ने भी गोलियां चला दी। वहीं आंदोलनकारी ने कहा कि हम तुम्हारी मौत है, चिंता मत करो, जिसने शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की चूल्हे हिला दी। दोस्तों साथ ही साथ बताएंगे, इजराइल में भारत की जय जयकार। हाइफा के मेयर ने कहा, हमें अंग्रेजों ने नहीं बल्कि भारतीय सैनिकों ने कराया था आजाद। जी हां दोस्तों, बताएंगे अचानक से इजराइल ने भारत को लेकर जय जयकार कैसे कर दिया। दोस्तों साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ी धमकी दे दी टैरिफ को लेकर, अब फिल्मों पर भी लगा दिया 100% टैरिफ। दोस्तों बताएंगे इसका असर कितना पड़ेगा भारत पर। तो वहीं ट्रंप के इस रवैये के बाद ये दीपावली अमेरिका में कैसा मनाया जाने वाला है। दोस्तों क्या इस बार नहीं मनाया जाएगा दीपावली? क्या इस बार रंग में भंग डल चुका है? बताएंगे इसको लेकर अमेरिकी स्टोर क्या कह रहे हैं। साथ ही साथ सब में बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप को 7 देशों के समर्थन के बावजूद भी नहीं मिला नोबेल पुरस्कार। दोस्तों कर ली लाख कोशिशें लेकिन नहीं मिल पाया ये अवार्ड। एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि जिस प्रकार से अपना भारत दोस्तों इस मुश्किल घड़ी में तटस्थता दिखा रहा है, और यही तटस्थता उसको दुनिया के सामने एकदम से और मजबूत बना देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां बीसीसीआई सचिव देवजीत सैखी ने बड़ा आरोप लगाया है कि एशिया कप 2025 फाइनल में टीम इंडिया के ट्रॉफी और मेडल लेने से इनकार करने के बाद एसीसी अध्यक्ष और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी बेशर्मों की तरह ट्रॉफी और मेडल को अपने साथ लेकर चले गए। इसके पीछे साजिश ये मानी जा रही है कि वो पाकिस्तानी अवाम को बहलाने की फिराक में है। बता दें, जैसा कि आप सभी को पता है, फाइनल में 5 विकेट से जीतने के बाद भारतीय प्लेयर्स ने साफ कह दिया कि वो ट्रॉफी नकवी के हाथों से नहीं लेंगे। पोडियम पर नकवी ट्रॉफी के साथ खड़े रहे, लेकिन भारतीय प्लेयर्स अपने फैसले पर अड़िग रहे, जबकि मोहसिन नकवी अपनी जिद पर अड़े थे और उनका कहना था कि भारत के खिलाड़ियों को यह ट्रॉफी उन्हीं से लेनी होगी। भारी संख्या में स्टेडियम में मौजूद फैंस लगातार चैंपियन को चीयर करते रहे। अब नकवी के पास जब कोई रास्ता नहीं बचा तो वो ट्रॉफी लेकर ही मैदान से भाग खड़े हुए। दोस्तों शायद ये पहली बार हुआ होगा जब किसी जीती हुई टीम की ट्रॉफी भी हारी हुई टीम ने चुरा ली है। ये चोरी किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने की है। इस चोरी के पीछे नकवी का ईगो था, जो इस टूर्नामेंट की शुरुआत से ही बार बार भारतीय प्लेयर्स तोड़ रहे थे। उसके घमंड को बार बार चकनाचूर कर रहे थे। मंच पर मोहसिन नकवी के अलावा एसीसी के अधिकारी थे। नकवी अगर चाहते तो वो ट्रॉफी उन्हें भी दे सकते थे, लेकिन मोहसिन नकवी ने ऐसा नहीं होने दिया। दोस्तों पाकिस्तान ने एशिया कप की ट्रॉफी और मेडल्स को तो चुरा लिया, लेकिन नियमों के तहत इन्हें वो पाकिस्तान लेकर नहीं जा सकता। हालांकि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है। जिस तरीके से भारत से युद्ध में हारने के बाद भी पाकिस्तान की सरकार अपने स्कूलों में बच्चों को ये पढ़ा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर नाकाम रहा था और पाकिस्तान की सेना भारत के खिलाफ युद्ध में विजयी हुई थी। माना यह जा रहा है कि ठीक उसी तरह पाकिस्तान कल को अपने स्कूलों में यह पढ़ा सकता है कि एशिया कप में भारत की टीम जीती नहीं थी, और वो सबूत के तौर पर इस ट्रॉफी को दिखा सकता है जिसे मोहसिन नकवी ने हमसे चुरा लिया है। क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये कोई नया काम नहीं है चोरी करना, आतंकवाद फैलाना। इनफैक्ट पाकिस्तान को एक्सपीरियंस है इन कामों का। आजादी के बाद से ही बार बार युद्ध में पटकनी खाने वाला पाकिस्तान अपने बच्चों को यही झूठी कहानी बताता है कि उसने हर लड़ाई में झंडे गाड़े हैं, लेकिन हकीकत पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों मोहसिन नकवी ने इतनी बड़ी हिम्मत तब की है जब पहले ही बीसीसीआई कह चुका है कि हमारी ट्रॉफी वापस करो। बीसीसीआई ने यह तक धमकी दी है कि वो नवंबर के पहले हफ्ते में दुबई में होने वाले आईसीसी की आगामी बैठक में आईसीसी के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराएगा। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों नहीं माना नकवी और ट्रॉफी चुराकर स्टेडियम से बाहर निकल गया। अब इस ट्रॉफी को लेकर कहां जाएगा? दोस्तों माना तो यही जा रहा है कि वो पाकिस्तान इसको लेकर जा सकता है। नियम तो नहीं कहते, लेकिन पाकिस्तान ही है, कुछ भी कर सकता है। दोस्तों इस पर आपकी जो भी राय हो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा हमारी ट्रॉफी वापस करो, भारी मात्रा में कहिएगा। दोस्तों नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां
पाकिस्तान में बगावत के सुर लगातार तेज हो रहे हैं। एक और बलूचिस्तान के लड़ाके पाकिस्तानी सेना को छकाने में जुटे हैं। वहीं अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में भी आग भड़क उठी है। हजारों की संख्या में लोग शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर पाक सरकार ने पीओके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं और इंटरनेट सेवाओं को पूरे तरीके से सस्पेंड कर दिया है। दरअसल संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी की मांगों को पूरा करने में सरकार की नाकामी से उपजा गुस्सा अब उफान पर है। पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के मीरपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद समेत पूरे इलाके में विरोध मार्च और रैलियां जोर पकड़ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजफ्फराबाद में हालात तब और खराब हो गए जब पुलिस ने कथित तौर से प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी कर दी। इस हिंसा में 2 लोग मारे गए जबकि 22 से अधिक घायल हो गए। इस घटना ने लोगों का आक्रोश और भड़का दिया और वे सरकार और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करने लगे। लोकल लोग महंगाई, बेरोजगारी और पाकिस्तानी सेना की जातियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। सुरक्षा बलों के काफिले पर भारी पथराव की भी घटनाएं सामने आई हैं। कोटली में शनिवार को निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने गोलीबारी कर दी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने सेना के खिलाफ हम तुम्हारी मौत है जैसे नारे लगाए। दोस्तों, एएसी ने सरकार के सामने 38 मांगे रखी हैं, जिनमें 3 प्रमुख मांगे हम आपको बताते हैं। पहली मांग है कि पाकिस्तान में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए बनी 12 विधानसभा सीटें खत्म करने। दूसरी मांग है बिजली परियोजनाओं में लोकल लोगों के फायदों को ध्यान में रखा जाए। तीसरी मांग है आटे और बिजली के बिलों पर छूट देने की मांग, क्योंकि महंगाई से लोग परेशान हैं। दोस्तों, पाकिस्तान सरकार ने पीओके में पत्रकारों और टूरिस्ट की एंट्री बैन कर दी है। लोकल रिपोर्टर्स भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें न्यूट्रल कवरेज करने से रोका जा रहा है। इसके अलावा कई मानवाधिकार संगठन भी इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं। पीओके में आधी रात से इंटरनेट बंद कर दिया गया है। सरकार को डर है कि ये प्रदर्शन आजादी की मांग में बदल सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस जाति के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर ने कहा कि पाकिस्तान का प्रशासन जूतों से मानने वाला है, बातों से नहीं मानेगा। दोस्तों, इस प्रदर्शन ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। शहबाज मुनीर भी धड़ाधड़ मीटिंग बैठा रहे हैं। दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां इजराइल ने कहा कि हमें अंग्रेजों ने नहीं बल्कि भारतीय सैनिकों ने कराया था आजाद। आपको बता दें, इजराइल के शहर हाइफा ने सोमवार को शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हाइफा के मेयर ने कहा कि शहर के स्कूलों के इतिहास की किताबों में यह सुधार किया जा रहा है कि शहर को ऑटोमन शासन से आजाद कराने वाले अंग्रेज नहीं बल्कि भारतीय सैनिक थे। उन्होंने ये टिप्पणी शहीद सैनिकों के भारतीय कब्रिस्तान में उनकी बहादुरी को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित एक समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए किया। हाइफा के मेयर योना याहव ने कहा कि मैं इसी शहर में पैदा हुआ और यहीं से स्नातक किया यानी ग्रेजुएशन किया। हमें लगातार यही बताया जाता था कि इस शहर को अंग्रेजों ने आजाद कराया था, जब तक कि एक दिन हिस्टोरिकल सोसाइटी के किसी व्यक्ति ने मेरे दरवाजे पर दस्तक नहीं दी और कहा कि उन्होंने गहन शोध किया है और पाया है कि अंग्रेजों ने नहीं बल्कि भारतीयों ने इस शहर को यानी कि ऑटोमन शासन से आजाद कराया था। याहव ने कहा कि हर स्कूल में हम किताबों में बदलाव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें आजाद कराने वाले अंग्रेज नहीं बल्कि भारतीय थे। जिनको नहीं पता उनको बता दे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भालों और तलवारों से लैस भारतीय घुड़सवार रेजिमेंट ने तमाम मुश्किलों के बावजूद माउंट कार्मेल की चट्टानी ढलानों से ऑटोमन की सेनाओं को खदेड़कर शहर को आजाद कराया था। मोस्टली वॉर एक्सपर्ट्स यानी कि अधिकांश युद्ध इतिहासकार इसको इतिहास का अंतिम महान घुड़सवार अभियान मानते हैं। वाकई में दोस्तों, अगर भारत ने योगदान दिया है तो इजराइल मानता भी दिखाई दे रहा है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को पूरी दुनिया को फिर एक बार बहुत बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने अमेरिका के बाहर निर्मित फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। माना यह जा रहा है कि ट्रंप के इस फैसले से भारत में बनी फिल्मों पर भी असर पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट साझा करते हुए घोषणा की कि विदेशों में निर्मित सभी फिल्मों पर 100% शुल्क लगाया जाएगा। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि हमारा फिल्म उद्योग अन्य देशों द्वारा अमेरिका से ठग लिया गया है, ठीक उसी तरीके से जैसे किसी बच्चे से उसकी कैंडी छीन ली जाती है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि कैलिफोर्निया अपने कमजोर और अक्षम गवर्नर के कारण इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। इसलिए लंबे समय से चली आ रही अनसुलझी समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से मैं विदेशों में बनी सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लागू करूंगा। यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति की 26 सितंबर की उस पूर्व घोषणा के बाद जारी की गई है, जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि उनका प्रशासन 1 अक्टूबर 2025 से ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर 100% शुल्क लगाएगा, जब तक कि दवा कंपनियां अमेरिका में
अपना उत्पादन संयंत्र न स्थापित कर लें। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका में भारतीय फिल्मों का कारोबार जो है वो लगभग $20 मिलियन तक पहुंच चुका है। अगर भारतीय फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाया जाता है तो इसका असर भारतीय फिल्म उद्योग पर पड़ेगा। गौरतलब है कि कोरोना महामारी से पहले अमेरिका में भारतीय फिल्म बाजार मात्र $8 मिलियन का ही था, लेकिन महामारी के समाप्त होने के बाद ये तेजी से बढ़कर करीब $20 मिलियन पहुंच गया। वहीं आपको बता दें, अमेरिका के अंदर भारतीय नागरिक जो है वो परेशान है काफी ज्यादा। भारत पर 50% टैरिफ से अमेरिका का मिनी इंडिया काफी ज्यादा हलकान हो चुका है। दीपावली से पहले भारतीय स्टोर खाली पड़े हैं। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जिस प्रकार से भारत पर तरह तरह के एक के बाद एक टैरिफ लगाते जा रहे हैं, उससे केवल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका का मिनी इंडिया भी हलकान हो रहा है। इसके बाद भी उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के बीच इस आर्थिक तनाव को सुलझाने का कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अमेरिका का पूर्वी प्रांत न्यू जर्सी मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक न्यू जर्सी में अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आबादी रहती है। यहाँ अनुमानित है 4,40,000 लोग ऐसे हैं जो खुद को भारतीय मानते हैं। न्यू जर्सी में बड़ी संख्या में भारतीय रेस्टोरेंट, भारतीय परिधान और जवाहरात की दुकानें और साथ ही साथ हर तरह के भारतीय खाद्य उत्पाद, बर्तन और तीज त्योहार में इस्तेमाल होने वाली चीजें बेचने वाले पटेल ब्रदर्स तथा पटीधर जैसे बड़े ग्रोसरी स्टोर भी हैं। ऐसे में दीपावली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ऐसे में लोग अच्छी ग्राहकी की उम्मीद लगाए बैठे। इनकी मजबूरी यह है कि उन्हें भारत से आ रही चीजों पर बढ़ा हुआ आयात शुल्क चुकाना पड़ रहा है। कुछ दुकानदार ग्राहकी घटने के डर से अभी भी इसे झेल रहे हैं और ग्राहकों तक इसे नहीं पहुंचने दिया है। त्योहारी सीजन में जिन वस्तुओं की ज्यादा मांग है उसकी आपूर्ति में किसी तरह की बाधा न हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। लेकिन ये स्थिति ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी दोस्तों, और बढ़े आयात शुल्क का बोझ एक दिन खरीदारों पर आ ही जाएगा। ऐसे में दीपावली की तैयारी को लेकर ना तो भारत से सामान अमेरिका पहुंच पाया और ना ही अमेरिका में रहने वाले भारतीय नागरिक सामान को खरीदने के लिए स्टोर पर जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ये टैरिफ काफी ज्यादा प्रभाव डाल रहा है दोस्तों दीपावली को लेकर अमेरिका में, जहां पर शॉपकीपर और कंज्यूमर दोनों परेशान हैं। वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट सब डिवीजन के दबरा क्षेत्र में स्थित सेना के स्थानीय राष्ट्रीय राइफल बटालियन के कैंप में सोमवार शाम एक संदिग्ध धमाका हुआ, जिसमें भारतीय सेना के 2 जवान घायल हो गए। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक ये धमाका शाम 7:50 पर हुआ। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि संभवतः दुर्घटनावश ग्रेनेड फटने से यह हादसा हुआ है। धमाके की आवाज सुनते ही सेना ने तुरंत इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू कर दिया। साथ ही पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी भी मौके पर पहुंची है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल धमाके के वास्तविक कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है। जांच एजेंसियां हर पहलू से मामले की पड़ताल कर रही हैं। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि धमाके की खबर तो सामने आई है, अभी जांच चल रही है। अभी यह मामला आतंक के साथ जुड़ा नहीं लग रहा। जब सब कुछ सही से पुख्ता जाए उसके बाद ही जानकारी साझा की जाएगी। वहीं कश्मीर पुलिस ने भी दोस्तों ठान लिया है कि आतंकवाद को कब्र तक पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। इसको लेकर कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी वीके बिरदरी ने श्रीनगर के पुलिस नियंत्रण कक्ष में एक अहम सुरक्षा समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सभी रेंज डीआईजी, जिला एसएसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मकसद घाटी की सुरक्षा स्थिति का आकलन करना और नई चुनौतियों से निपटने की रणनीति बनाना था। बैठक में आईजीपी बिरदी ने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस का सबसे बड़ा लक्ष्य शून्य आतंकवादी भर्ती हासिल करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बेहतर खुफिया जानकारी जुटाकर और लोगों से सीधा जुड़कर आतंकवादी भर्ती नेटवर्क को पूरा तरीके से तोड़ा जाए। वहीं आपको बता दें, सीएम अब्दुल्ला ने दी बहुत बड़ी चेतावनी। कहा, राज्य का दर्जा बहाल नहीं हुआ तो जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं लेह जैसे हालात। जी हां, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर के लोगों का मौलिक अधिकार है। ये केंद्र का कोई एहसान नहीं है। ये केंद्र द्वारा न केवल कश्मीर के लोगों से बल्कि सर्वोच्च न्यायालय से भी किया गया वादा है। गांदरबल में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा तुरंत बहाल करने की मांग की और केंद्र सरकार को लोगों के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए चेतावनी दी है। उन्होंने लेह में हुई हालिया हिंसा सहित लद्दाख की अस्थिर स्थिति का हवाला देते हुए राज्य के दर्जे की लोकप्रिय मांग की अनदेखी के खिलाफ चेतावनी दी है। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां श्रीलंकाई नौसेना ने 12 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, नाव को भी किया जब्त। जी हां, जाफना में डेल्फ सागर के किनारे श्रीलंकाई नौसेना ने 12 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया। इन मछुआरों पर आरोप है कि इन्होंने मछली पकड़ते समय श्रीलंका की समुद्री सीमाओं का उल्लंघन किया। श्रीलंकाई नौसेना ने मछुआरों की नाव भी जब्त कर ली है। ये कार्रवाई दोनों देशों के रिश्तों पर असर डाल सकती है। बता दें, नौसेना ने एक बयान जारी करके जानकारी देते हुए कहा है कि 28 सितंबर 2025 की तड़के श्रीलंकाई नौसेना ने जाफना
के डेल्फ द्वीप के पास श्रीलंकाई जल क्षेत्र में अवैध शिकार कर रहे एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव को जब्त कर लिया और 12 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। बयान में कहा गया है कि भारतीय मछली पकड़ने वाले अवैध रूप से मछली पकड़ते हुए और श्रीलंकाई जल क्षेत्र में आए थे। मछुआरों और जब्त की गई नाव को कंगसांथुरेई बंदरगाह लेकर आया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए मेलाडी के मत्स्य निरीक्षक को सौंप दिया गया है। भारत की ओर से इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। दोस्तों साथ ही साथ बता दें, अमेरिकी दौरे पर नेतन्याहू व्हाइट हाउस से कतर पीएम को फोन करके दोहा हमले के लिए माफी की मांग। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गर्मजोशी से अगवानी की। जनवरी में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यह नेतन्याहू का चौथा अमेरिकी दौरा है। लिमोजिन से व्हाइट हाउस पहुंचे बेंजामिन नेतन्याहू का राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया। ट्रंप ने इजरायली पीएम को कहा कि आप शानदार लग रहे हैं। जवाब में नेतन्याहू ने कहा आप भी। फिर दोनों नेताओं ने कैमरों की ओर मुड़कर थम्स अप का इशारा किया। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को फोन किया और उनसे दोहा पर हालिया इजरायली हमले के लिए माफी मांगी। इस महीने की शुरुआत में दोहा में हमास के सीनियर लीडर्स को निशाना बनाकर इजरायल ने हवाई हमले किए थे। इस हमले में हमास सीनियर लीडर खलील अल हैया के बेटे और उसके सहयोगी जिहाद लबाद समेत 5 लोग मारे गए थे। इस घटना ने अमेरिका इजरायल संबंधों में तनाव बढ़ा दिया था। नेतन्याहू के एक तरफा कदमों पर ट्रंप ने निराशा जताई थी। दोहा हमले के बाद ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया था जिसमें दोनों नेताओं के बीच तीखी बातचीत हुई थी। तो वहीं आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप को 7 देशों के समर्थन के बाद भी क्यों नहीं मिलेगा नोबेल पुरस्कार, इसे पाना क्यों है इतना मुश्किल, बता दें। सितंबर अक्टूबर में नोबेल प्राइज की नॉमिनेशन प्रोसेस शुरू हो गई है। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की वजह से नोबेल प्राइज ज्यादा चर्चा में रहा क्योंकि ट्रंप ने खुद को नोबेल के काबिल बताने का कोई मौका नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि ट्रंप ने नॉर्वे में खुद फोन करके नोबेल का शांति पुरस्कार मांग लिया। ऐसे में विदेश मामलों के जानकार और जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार कहते हैं कि ट्रंप नोबेल पुरस्कार के हकदार नहीं है और उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। ट्रंप को नोबेल का शांति पुरस्कार चाहिए लेकिन उन्होंने शांति स्थापित करने जैसा कोई बड़ा काम नहीं किया। ईरान इजरायल युद्ध भी अमेरिका की जानकारी में शुरू हुआ। अमेरिका को खबर थी कि इजरायल ईरान पर हमला करने वाला है। इसके अलावा ट्रंप ने चुनावी रैलियों में भी वादा किया था कि वो गाजा युद्ध रुकवा देंगे, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ बल्कि वो गाजा का नक्शा ही बदलने पर तुल गए हैं। कहीं ना कहीं मिस्टर ट्रंप जबरदस्ती करके नोबेल पुरस्कार पाने की फिराक में है, लेकिन अगर आइडियली देखा जाए तो ट्रंप किसी भी कीमत पर हकदार नहीं है नोबेल पुरस्कार के। आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए या बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए, जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट खबर बता दें, रशिया ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दौरान स्टील्थ फाइटर जेट सुखोई 57 की खरीद पर चर्चा होगी। दिल्ली में रूसी दूतावास के डिप्टी चीफ ने इस बात की तस्दीक दी है कि 5वीं श्रेणी के लड़ाकू विमान का भारत में ही साझा निर्माण भी किया जा सकता है। दोस्तों सोमवार को राजधानी दिल्ली में एक कार्यक्रम के इतर रूसी दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रोमन बाबुश्किन ने एक सवाल में जवाब में कहा कि पिछले 3 सालों में यूक्रेन जंग के दौरान रशिया ने कई आधुनिक हथियारों को टेस्ट किया। इन हथियारों ने युद्ध में अपनी क्षमताओं का परिचय दिया है। बाबुश्किन ने कहा कि इसमें स्टील्थ फाइटर जेट सुखोई 57 भी शामिल है, जिसे लाइसेंस के जरिए भारत और रशिया साझा निर्माण कर सकते हैं। दरअसल भारत के स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट आमका को बनने में अभी पूरा 1 दशक लग सकता है। सरकारी डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने खुद कहा है कि आमका की पहली फ्लाइट साल 2034-35 में होगी। वहीं भारत के प्रतिद्वंदी चीन ने 2 स्टील्थ फाइटर जेट तैयार कर लिए हैं। जी हाँ, वहीं दोस्तों रशिया के S-400 मिसाइल के बाद S-500 का भी दीवाना हुआ अपना भारत, लेकिन रशिया डिलीवरी से आनाकानी करता दिखाई दे रहा है। क्या है इसके पीछे का कारण, बता दें। दरअसल भारत अपनी S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम के प्रदर्शन से बहुत ज्यादा खुश है। इनफैक्ट इस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को गहरे जख्म दिए। ऐसे में भारत S-400 की क्षमताओं से प्रभावित होकर रूस से अतिरिक्त लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टमों को खरीदने पर विचार कर रहा है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत रशिया से नवीनतम S-500 प्राप्त करने की संभावना पर विचार कर रहा है। ये मिसाइल सिस्टम S-400 से भी ज्यादा शक्तिशाली है, जो भारत को सिर्फ आसमान में ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष और हाइपरसोनिक हमलों से भी सुरक्षित रखेगा। इसमें सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अधिक S-400 या फिर S-500 सिस्टमों की आवश्यकता ऑपरेशन सिंदूर से पहले रक्षा सचिव द्वारा तैयार की गई क्षमताओं की सूची का हिस्सा है। यानी कि अपना भारत दोस्तों S-500 मिसाइल को भी खरीदने पर विचार कर रहा है।
लेकिन रूसियों की इसमें कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि उन्होंने अभी तक इसके लिए खुद को तैयार नहीं किया है, खुद को विकसित नहीं किया था। इस कारण रशिया अभी S-500 के सौदों को लेकर आनाकानी करता दिखाई दे रहा है, लेकिन वो भविष्य में जरूर भारत के साथ इसे पूरा करने के लिए तैयार होगा। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को आतंकवादी समूह घोषित कर दिया। दोस्तों, कहा गैंगवार और हत्याओं में इसका हाथ है। जी हाँ, कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। इस गैंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग बहुत पहले से की जा रही थी। कनाडा का दावा है कि बिश्नोई गैंग उनके देश में कई गैंगवार और हत्याओं में शामिल है। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल में बंद हैं। कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री गैरी आनंद सांगरी ने घोषणा की है कि कनाडा ने बिश्नोई गिरोह को देश की आपराधिक संहिता के तहत आधिकारिक तौर पर आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है। एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में आनंद सांगरी ने लिखा कि आज हमारी सरकार ने बिश्नोई गिरोह को एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध कर दिया है। कनाडा में हिंसा, आतंक और समुदायों को धमकाना कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, कनाडा के द्वारा लगाए गए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर इसे बैन और आतंकवादी समूह घोषित करने पर आपकी क्या राय है? लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इतनी ही तेजी से कनाडा को खालिस्तानी समूहों को भी आतंकवादी घोषित किया जाना चाहिए? दोस्तों, अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा खालिस्तानी आतंकवादियों को लेकर। साथ ही साथ बता दें, मथुरा के वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के समय को लेकर चली लंबी चर्चा का अंत आखिरकार सहमति के साथ हो गया। आज हाई लेवल मैनेजमेंट कमेटी की 5वीं बैठक में फाइनल डिसीजन ले लिया गया, यानी कि आज से मंदिर के दर्शन समय में बड़ा परिवर्तन लागू हो जाएगा। ठाकुर बांके बिहारी महाराज अब अपने पुराने समय से लगभग 2 घंटे 45 मिनट अधिक देर तक भक्तों को अपना दिव्य दर्शन देंगे, जिसका समय कुछ ऐसा रहेगा जो आप सामने देख पा रहे हैं। दोस्तों, प्रातः काल का समय और सायं काल का समय आप देख सकते हैं। अब मंदिर का समय बदलने से दर्शन के लिए भक्तों को अतिरिक्त समय मिलेगा, खासकर शाम के घंटों में जब भीड़ चरम होती थी। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर वृंदावन के आध्यात्मिक धरोहर है, जहां स्वामी हरिदास जी की भक्ति से प्रकट हुए बाल रूप के कान्हा जी विराजमान है। मंदिर की अनूठी परंपरा के अनुसार यहाँ झांकी दर्शन होता है, जिसमें पर्दा हर 10 से 15 मिनट में खुलता बंद होता है। इस पर आपकी जो भी राय है दोस्तों बताना मत भूलिएगा, और आपके हिसाब से कौन कौन मंदिरों के टाइमिंग बढ़ाए जाने चाहिए कमेंट में जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, लगे हाथों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।